प्यारे ब्रदर एंड सिस्टर, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग के बीच एक बार पुनः एक नई क्लास लेकर के आ चुका हूं। बिहार पैरामेडिकल का परीक्षा अगर आप भी 2023 में देना चाहते हैं तो अभी भी इंतज़ार यहां पर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि बायोलॉजी का दूसरा क्लास मैं लेकर के आ चुका हूं। आप लोग को बेहतरीन क्लास देने वाला हूं, ज़्यादा विलम्ब नहीं हुआ है। अभी भी क्लास ज्वाइन करिए, सबको शेयर भी करिएगा। पिछले साल जो परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न, वो भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा और आपके लिए एएनएम जेएनएम इस बार दिलाकर छोड़ूंगा। पिछले साल जो पूछा गया था प्रश्न, उसको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अंदाज़ा लग पाएंगे कि आपकी तैयारी किस तरह से है और परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या तैयारी आप लोग का बेहतरीन हो रहे हैं या नहीं। चलिए, जिन कैंडिडेटों का जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पहला क्लास छूट गया है, प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसको जाकर के देखिए और पूरी क्लास करिए। आज का क्लास विलम्ब नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं डायरेक्ट क्लास की तरफ। तो हम लोगों ने कल यहाँ पर 20 तक क्वेश्चन किए थे पहला पार्ट में, पहला चैप्टर में, और आज मैं दूसरा यहाँ पर वीडियो लाया हूँ। तो इसमें हम लोग 21 से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन यहाँ से शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। अब बॉटनी जो शब्द है, बायोलॉजी में एक बॉटनी शब्द का जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उसका उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ऑप्शन है फ्रेंच भाषा, लैटिन भाषा, ग्रीक भाषा या फिर पुर्तगाली की भाषा से। तो बॉटनी शब्द का अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो यह एक ग्रीक शब्द से, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ है। किस भाषा से? ग्रीक से। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। बॉटनी शब्द किस भाषा से उत्पत्ति हुआ है, तो ग्रीक भाषा से उत्पत्ति हुआ है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। अब फाइकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, कवक के बारे में या फिर शैवाल के बारे में, विषाणु के बारे में, या ये सभी, इन सभी के बारे में बताइए। अगर हम लोग बात करते हैं फाइकोलॉजी में, तो फाइकोलॉजी में हम लोग मूल रूप से शैवाल के बारे में बात करते हैं, शैवाल के बारे में पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे, यानी कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे, तो शैवाल का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से मेरा क्या होगा, राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इस तरह से रहने वाला है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आप लोग को क्वेश्चंस लगता होगा कि इजीली है, लेकिन क्वेश्चंस इसी टाइप के बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देख लीजिएगा। मैं क्वेश्चन बैंक भी आप लोग को पढ़ाऊंगा जब एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा। तो आप लोग अभी यहाँ से ये सारी चीज़ को देखते रहिए। यहाँ पर क्वेश्चंस है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आंसर है वर्गिक शाखा, आनुवंशिक शाखा, कारिक शाखा या पारिस्थितिक शाखा। तो पर्यावरण का अध्ययन अगर हम लोग करेंगे बात, तो जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो पारिस्थितिक शाखा के अंतर्गत। तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत, तो पारिस्थितिक शाखा के अंतर्गत। तो याद रखेंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिक शाखा के अंतर्गत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। रटा दूंगा, बिल्कुल रूप से माइंड में रटा दूंगा, आप लोग बस पढ़ते रहिए। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको बताना है कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। ऑप्शन है पौधों के अध्ययन से, पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों के अध्ययन से या फिर झाड़ियों के अध्ययन से। बताना है आपको डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। तो अगर हम लोग ऑप्शन से देखते हैं तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे होता है, तो झाड़ियों से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे, डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। आपने एक क्वेश्चन अभी किया कि शैवालों का अध्ययन किस में होता है, तो शैवाल का अध्ययन हम लोग फाइकोलॉजी में कर रहे थे। आपने ऊपर एक क्वेश्चन देखा, अब फिर आ गया एक अध्ययन वाला क्वेश्चन, और यहाँ पे है पुष्पों का अध्ययन। तो यहाँ पर पुष्पों का अध्ययन किस में, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी किस में हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, एग्स्ट्रोलॉजी, एंथोलॉजी, फिनोलॉजी या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो पुष्पों का अध्ययन का हम लोग बात करते हैं, तो पुष्पों का अध्ययन हम लोग एंथ्रोलॉजी में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे यहाँ से,
पुष्पों का अध्ययन किस में करते हैं? तो एंथ्रोलॉजी में हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ से वनस्पति संवर्धन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अब वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान का जो एक ब्रांच है, एक शाखा है, उसको क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन है ओलिकल्चर, ओलिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर या फ्लोरिकल्चर। तो वनस्पति संवर्धन से है, तो वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ से मैं आपको एक और ऑप्शन क्लियर करवा देता हूँ। जैसे कि एग्रीकल्चर देखेंगे तो ये कृषि से संबंधित है। एग्री मतलब जानती होंगे कृषि, एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित है, लेकिन यहाँ वनस्पति से पूछ रहा है, इसलिए हॉर्टिकल्चर यहाँ से हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह अगर हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, स्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो क्वेश्चन है परागण का, बीज का, पत्ती का और फल का। बताइए स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करता है? स्पर्मोलॉजी में अगर हम लोग अध्ययन का बात करेंगे तो बीज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? बीज का। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो हम लोग बीज का ऑप्शन करते हैं, बीज का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा याद यहाँ से रखना है। मेरे प्यारे सिस्टर ब्रदर, आप लोग को अध्ययन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बिल्कुल रूप से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे आते रहा है अभी तक। आप लोग देख लीजिएगा, किसी से पता भी कर लीजिएगा जो एग्जामिनेशन दिया गया है। इसीलिए मैं बताता हूँ जो अध्ययन से रिलेटेड है उसको बिल्कुल रूप से आप लोग एक जगह कलेक्ट करके लिखिएगा। मैं उसके लिए एक ऐसी वीडियो ला कर रख दूंगा, आप लोग को ज़्यादा परेशानी नहीं होना है। बाकी अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो अध्ययन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको एक जगह लिखिएगा और उसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि अध्ययन से रिलेटेड बिल्कुल रूप से क्वेश्चन पूछेंगे और एक आपका क्वेश्चन वहाँ से पक्का होगा, 4 मार्क वहाँ से आप लोग को सुनिश्चित रूप से मिल जाएंगे। तो मैं अध्ययन से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन अभी ही कराया हूँ, एक बार पुनः आपको याद दिला देता हूँ। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बीजों का अध्ययन करते हैं। ऊपर में मैंने एक क्वेश्चन किया, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान, ये भी एक अध्ययन से रिलेटेड है, तो हॉर्टिकल्चर होता है। एक और यहाँ पर हम लोग किया है पुष्पों का अध्ययन, तो पुष्पों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो एंथोलॉजी में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे डेंड्रोलॉजी का संबंध, यानी कि किस में अध्ययन होता है? तो डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन होता है। तो ये अध्ययन वाला बिल्कुल से आप लोग अच्छी तरीके से देखते रहेंगे, जिससे कि आपका 1 मार्क्स यहाँ से बिल्कुल से पक्का हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग कर लेते हैं, अध्ययन से रिलेटेड ही। एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अब एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखना है। ऑप्शन है घास, फसल, फल या फिर तेल बीजों का। तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले आपने तेल का जो बीज था, बीज इसके बारे में अभी ही पढ़े, ये इसमें तो होता नहीं है। एगस्ट्रोलॉजी में बीज का अध्ययन मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी तुरंत पढ़े हो। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन करते हैं, किसी का भी बीज हो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन करते हैं। इसी तरह से एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो एगस्ट्रोलॉजी में अगर हम लोग अध्ययन की बात करेंगे तो घासों का अध्ययन, घास के बारे में जो लोग पढ़ते हैं, जो घास जानवर खाते हैं, तो ये किस में अध्ययन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए घासों का अध्ययन एगस्ट्रोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। तो एगस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? तो घासों का अध्ययन होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? अब बताना है कि पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? भूमि का, फलों का, चट्टानों का या फिर पौधों का। यहाँ पर देखिए पीडोलॉजी लिखा गया, पेडोलॉजी होगा, पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी, ठीक है ना, थोड़ा टाइप करने में ये हुआ होगा। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो पेडोलॉजी में अगर हम लोग यहाँ से अध्ययन की बात करते हैं तो भूमि का, भूमि जो हम लोग जिस पर खेती करते हैं, तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो भूमि का। ऑप्शन नंबर ए हम लोग यहाँ से बिल्कुल रूप से याद रखेंगे। तो पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो भूमि का यहाँ पर अध्ययन करते हैं। घासों का अध्ययन आप लोग देख लिया, यहीं पर एगस्ट्रोलॉजी होता है, घासों का अध्ययन एगस्ट्रोलॉजी होता है। तो इस तरह से याद रखेंगे पूरे अध्ययन का क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। अब कौन सा विज्ञान है जो नाम देता है, जो सारे चीज़ का जो नाम देते हैं, विज्ञान में अलग अलग जो नाम है सब कुछ का, वो नाम देने वाले को हम लोग कौन से विज्ञान कहते हैं? नामकरण विज्ञान, वर्गीक विज्ञान, पहचान या फिर नामकरण। बताइए यहाँ पर कौन सा यहाँ पर नाम देने वाले विज्ञान? तो नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वर्गीकी, यानी कि नाम से नामकरण याद रखेंगे, वैसा नहीं। नाम देने वाले जो विज्ञान होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्गीक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
और भी क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाले मोटी जड़ क्या कहलाती है? अब देखिए बरगद का जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है वो लटक करके मिट्टी में जुट जाता है। आप लोग देखे होंगे बरगद के पेड़ में, तो वही कह रहा है कि बरगद के पेड़ का जो तना होता है, लटकने वाली मोटी जड़ जो होता है, जो फिर जमीन में जुट जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ से वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या फिर वलयाकार मूल। तो बरगद का जो पेड़ होते हैं उसका जो यहाँ पर जड़ लटकते हैं, मोटे जड़, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्तंभ मूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखिएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्तंभ मूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? अब यहाँ पर क्वेश्चन है, पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? यहाँ पर क्वेश्चन है, ए पत्ती, दूसरा है जड़, तीसरा है कलिका, चौथा है टहनियाँ। बताना है आप लोग को पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है। तो पेड़ में अगर हम लोग बात करेंगे तो निम्नलिखित में से हमेशा कौन सा रहता है? तो अगर ऑप्शन से यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। पत्ती के बारे में सोचते हैं तो पत्ती कभी कभी क्या होता है, पूरे पेड़ में झड़ जाता है, एक ऐसा मौसम आता है। कलिका भी यही होता है, टहनियाँ भी कभी कभी टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो जड़, जब तक जड़ नहीं रहेगा तो पेड़ रहेगा ही नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट है ऑप्शन नंबर बी, जड़ एक ऐसा चीज़ है जो पेड़ में हमेशा रहेगा। अगर मान लीजिए हम लोग का पैर नहीं रहेगा तो कैसे खड़ा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसी तरह से जो जड़ होता है वही ना पेड़ का मेन रूप होता है। तो पेड़ में हमेशा क्या रहते हैं? जड़। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। अब हम लोग जो आलू खाते हैं उसका कौन सा भाग खाते हैं आलू का? ऑप्शन है पत्ती भाग, पत्ती तो हम लोग खाते नहीं हैं, ये तो ऑप्शन बिल्कुल रूप से गलत हो जाएगा। फल, थोड़ा देर के लिए फल रहने देते हैं। तना यहाँ पर एक तना है। उसके बाद कलिका। तो बताइए कि आपको यहाँ पर आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? देखिए ऑप्शन आप लोग देखिएगा तो ऑप्शन से आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए आलू में पत्ती हम लोग तो खाते नहीं है, ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए फल तो आलू है नहीं, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, तना और कलिका। तो कलिका तो भी यहाँ पर आलू में हम लोग नहीं खाते हैं, तो बच गया ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बच गया सी नंबर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, तना। आलू के जो खाने योग्य भाग होते हैं उसे हम लोग कौन से खाते हैं? तना वाला भाग खाते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। तो फाइनली आलू का खाने योग्य भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तना कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है। अब नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण कार्य होता है वो किसके द्वारा होता है ना? ये आपको बताना है। ऑप्शन है सलकंद के द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, धनकंद द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप लोग को बताना है नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषी कार्य होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य जो होते हैं वो आपको यहाँ से ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। पर्णकाय स्तंभ के माध्यम से नागफनी में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषी के कार्य होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तना है? अब यहाँ पर तना बताना है। तना देखिए, हमको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग एक बार मार दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में कौन एक तना है? अभी ही आपको बताया आलू का भाग जो खाने योग्य होता है वो तना होता है, अभी ही ऊपर में बताया है। तो कौन एक तना हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आ गया, यानी कि आलू हो गया, क्योंकि आलू का ही जो भाग होते हैं जिसे हम लोग तना कहते हैं उसे खाते हैं। तो यहाँ से सिंपल सी बात है कि निम्नलिखित में कौन एक तना हो गया? तो आलू एक तना हो गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। ये मत समझ लीजिएगा कि गाजर में भी तना होता है, मूल का भी तना होता है, तो ये तना वाले होंगे, ये दोनों में से कोई एक, लेकिन वैसा नहीं है। आप लोग याद रखिएगा तना निम्नलिखित में कौन सा है? तो आलू बिल्कुल रूप से याद रखिएगा। जब आलू रहेंगे तो आलू ही ऑप्शन को राइट करना है, सही करके आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। अब आलू जो है भूमिगत यानी कि भूमि में रूपांतरित होता है, मिट्टी के अंदर होते हैं, उस तना को हम लोग क्या कहते हैं? धनकंद, शकरकंद, सलकंद या फिर कंद? चलिए बताइए, आप लोग को राइट आंसर बताना है। तो आलू भूमिगत रूपांतरित तना जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कंद कहते हैं, कंद। याद रखेंगे सीधे ऑप्शन नंबर डी। आलू जो भूमिगत रूपांतरित तना होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए 4-5 और क्वेश्चन करते हैं, तब जाइएगा आप लोग, अच्छी तरीके से देखते रहिए। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी जो होता है
अब उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? फल, परकंद, कंद, सलकंद। चलिए बताइए, आप लोग को बताना है यहाँ पर। तो हल्दी का तो फल वाला भाग हम लोग खाएंगे नहीं, ये तो ऑप्शन का पहला ही गलत नज़र आ रहा है। बाकी 3 में आप लोग को बताना है। तो हल्दी का जो पौधा उसका जो खाने योग्य भाग होते हैं वो परकंद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। हल्दी का जो खाने योग्य भाग होते हैं वो कौन सा होता है? परकंद होता है। ऑप्शन बी हम लोग याद रखेंगे। अदरक क्या है? अब अदरक, जो अदरक कूट कूट के खाते हो आप लोग, अदरक खाते हो ना सब्जी में, राइजोम है, बल्ब है, या फिर जड़ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, आप लोग को बताना है यहाँ से कि अदरक क्या है? अदरक यहाँ पर क्या है ये आप लोग को बताना है। तो अगर हम लोग ऑप्शन यहाँ से देखते हैं तो अदरक यहाँ से आपको राइजोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखिएगा। अदरक क्या है? तो अदरक एक राइजोम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यह है, प्याज किसका रूपांतरित रूप है? प्याज जो है किसका रूपांतरित रूप है? जड़ का, पुष्प का, तना का, या फिर फल का? चलिए बताइए, प्याज जो हम लोग खाते हैं वो किसका रूपांतरित रूप है? तो प्याज तना का रूपांतरित रूप है। तना से वो रूपांतरित होकर के एक प्याज का रूप धारण कर लेता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से याद रखेंगे। प्याज किसका एक रूपांतरित रूप है? तो यहाँ पर तना का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? कौन सा पौधा है जिनमें कभी पुष्प ही नहीं लगता है? ऑप्शन है क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म, जिनोस्पर्म, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा पौधा है जिसमें पुष्प नहीं बनते हैं? तो अगर यहाँ से अगर आप लोग बात करेगा तो क्रिप्टोगेम्स याद रखिएगा। क्रिप्टोगेम्स एक ऐसा पौधा है जिसमें कभी भी यहाँ पर पुष्प, यानी कि जो फूल होते हैं वो फूल यहाँ पर पुष्प कभी भी नहीं लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों सिस्टर, आप लोगों को एक कैसा क्लास लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज मैं फिर 20 तक क्वेश्चन करवाया हूँ, 20 क्वेश्चन। आप लोग कहिएगा तो ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा, 50 तक क्वेश्चन करवाऊँगा। आप लोग कमेंट करिएगा कितना कितना क्वेश्चन एक दिन में चाहिए, और सारे सब्जेक्टों का क्लास अब बेहतरीन तरीका से लूँगा। आप लोगों को चिंता नहीं करना है, बिल्कुल से पढ़ाई करते रहना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको हम होगा तो PDF डाल देंगे, आप लोग ये PDF वहाँ से ले लीजिएगा, या फिर नोट डाउन भी कर सकते हैं। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, नई जानकारी आएगी तो। तब तक के लिए थैंक यू।